नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपका सोनी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नर्सिंग कैरियर क्लब की जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस लॉकडाउन के समय में आप सभी सकुशल मंगल होंगे। मेरी बस आपसे यही कामना है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करें और गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो अप करें। ये तो कुछ थी छोटी मोटी बातें जो हमको कोरोना के वक्त अभी फॉलो करनी है। तब तक के लिए हम आपके माध्यम से जुड़े हैं इस चैनल के थ्रू। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है मरीज की बुनियादी देखभाल और आवश्यकताएं, व्यक्तिगत स्वच्छता में मदद। ये जो 12वां यूनिट है दोस्तों, 12th यूनिट है, इसकी जो पहली सब यूनिट है वह है व्यक्तिगत स्वच्छता में मदद। यानी एक जीडीए के तौर पर आपको जो पेशेंट है उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे करनी है और उसमें कैसे मदद करनी है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एजेंडा क्या क्या है हमारा, देखते हैं। हम पढ़ेंगे स्नान के बारे में, मरीज को स्नान कैसे कराना है, स्नान के प्रकार कितने होते हैं, पूरी तरह से बिस्तर पर स्नान क्या होता है, आंशिक रूप से बिस्तर पर स्नान क्या होता है, स्वयं स्नान की प्रक्रिया क्या होती है, स्नान कराते समय ध्यान रखने वाली सावधानियाँ कौन कौन सी होती है, बिस्तर पर स्नान के प्रकार कौन से होते हैं, बिस्तर पर स्नान का उद्देश्य क्या होता है, बिस्तर पर स्नान देने के लिए आवश्यक उपकरण कौन से हैं, मूलाधार यानी पेरिनियल केयर कैसे करनी है, मूलाधार यानी दोनों पैरों के बीच की केयर कैसे करनी है, साफ सफाई कैसे करनी है, मूलाधार देखभाल का महत्व क्या है, रोगी की नहाने में कैसे मदद करनी है, त्वचा में असामान्यताएं कौन कौन सी होती है, सिड्ज स्नान कौन सा होता है, मरीज को सिड्ज स्नान कैसे देते हैं, जब मरीज नहा धो ले तो उसको तैयार होने में मरीज की कैसे मदद करनी है, मुंह की देखभाल कैसे करनी है जिसको हम ओरल केयर कहते हैं, मौखिक स्वच्छता बनाए रखने में एक जीडीए की क्या भूमिका होती है, मौखिक स्वच्छता का महत्व क्या है, बालों की देखभाल यानी हेयर केयर कैसे करनी है, बालों की देखभाल में एक जीडीए की क्या भूमिका रहेगी, शेविंग कैसे करनी है, उसकी नाखूनों की देखभाल यानी नेल केयर कैसे करनी है, उसको कपड़े कैसे पहनाने, अस्पताल में कपड़ों के प्रकार कौन से होते हैं, मूल अस्पताल गाउन होता है, अलगाव गाउन होता है, बच्चे का गाउन और नर्सिंग गाउन, ये 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे जो अस्पताल के कपड़ों के प्रकार है। अंत में हम क्या पढ़ेंगे, मरीज को कपड़े पहनाने में एक जीडीए की भूमिका क्या रहेगी। मतलब कुल मिला के आप जो कुछ भी करेंगे प्रक्रिया वो क्या करेंगे, मरीज पर करेंगे। तो ये भी वीडियो आपको काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता है, इससे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर होंगे। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, स्नान क्या होता है। स्नान एक आम दैनिक कार्य है जो हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक है। मरीज को स्नान कराने का उद्देश्य क्या है, त्वचा को साफ करना, दूसरा त्वचा के लिए रक्त परिसंचरण को चालू रखना, यानी अब जब आप नहाते हैं, नहाने के बाद जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। स्वयं की छवि में सुधार के लिए, स्वयं की छवि में सुधार के लिए यानी अपनी खुद की जो बॉडी इमेज है उसके अंदर क्या करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है। चौथा है शरीर की दुर्गंध को कम करने और गतिमान कार्यों की श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, स्नान के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है पूरी तरह से बिस्तर पर स्नान, दूसरा है आंशिक रूप से बिस्तर पर स्नान और तीसरा है स्वयं स्नान। इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। पूरी तरह से बिस्तर पर स्नान कौन से मरीज करते हैं और इसमें होता क्या है। स्नान के दौरान मरीज को गर्म रखने के लिए कमरे का तापमान सेट किया जाता है। गोपनीयता के लिए पर्दे या ब्लाइंड को बंद रखें। गोपनीयता यानी उस जब आप नहलाएं तो एक ग्रीन कलर का शेड आता है, ग्रीन कलर की स्क्रीन आती है, वो स्क्रीन उसके बेड के चारों ओर रखनी है, प्राइवेसी मेंटेन रखनी है आपको। गर्म पानी की 2 बड़ी चिलमचियाँ भरें। चिलमचियाँ यानी डोंगे कहते हैं जिनको अपन, ठीक है, बाउल्स, एक धोने के लिए और दूसरा सुखाने के लिए।
प्रत्येक चिलमचियों में धोने का कपड़ा रखें। आप चिलमचियाँ यानी उसको बाउल भी कह सकते हैं या फिर आप चाहो तो इसकी जगह जग भी ले सकते हैं। शरीर को धोते और सुखाते समय मरीज को आराम से हिलाएं। आंशिक रूप से बिस्तर पर स्नान। गर्म पानी की 2 ट्रे तैयार रखें जिन्हें मरीज को धोते और सुखाते समय इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में मरीज नहीं पहुंच सकता है जैसे पीठ, वहां धोने से मरीज की सहायता करें। स्नान के तुरंत बाद सुखाने के लिए मरीज को तौलिया और चादर प्रदान करें। शरीर को धोते और सुखाते समय मरीज को आराम से हिलाएं। पांचवा है स्वयं स्नान करने की प्रक्रिया। ये वह मरीज होते हैं जो काफ़ी हद तक एम्बुलेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह हिलडुल सकते हैं। सुनिश्चित करें कि टब या शावर उपकरण साफ हो। टब या शावर के फर्श पर ना फिसलने वाला मैट रखें और टब या शावर के बाहर हटाने वाला मैट रखें। पानी का तापमान जांचें। टब या टावर तक जाने में मरीज की क्या करनी, सहायता करनी है। जो टब रखना है आपको वो मरीज के बेड साइड रखना है यानी बिस्तर के पास में रखना है। सुनिश्चित करें कि मरीज चप्पल पहने हुए हो। मरीज को टब के किनारे पर बैठने में मदद करें। अगर टब के पीछे की दीवार पर पकड़ने का डंडा हो तो मरीज को उसे एक हाथ से पकड़ने के लिए कहें। स्नान के तुरंत बाद सफाई के लिए मरीज को तौलिया और चादर प्रदान करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब हम मरीज को स्नान कराएंगे तो किन किन सावधानियों को हमको बरतना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो जो पहला है दोस्तों वह है नर्स या डॉक्टर से सलाह लें और प्रत्येक मरीज के लिए स्नान की विधि पर चर्चा करें। दूसरा क्या है, स्नान के प्रकार, मतलब आपको डॉक्टर से अपने हेड नर्स से पूछना है कि इसको किस प्रकार का स्नान कराना है। उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कराना है दिन में, और समय तय करते समय रोगियों की वरीयता और शर्तों पर विचार करें। मरीज की चॉइस भी देखनी है, साथ के साथ उसकी परिस्थिति यानी कंडीशन भी देखनी है। तीसरा, मरीज की गोपनीयता की जरूरत को महत्व दें। चौथा, मरीज के स्नान के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे साबुन, पानी और सफाई के लिए तौलिए की व्यवस्था करें। सुनिश्चित करें कि प्रयोग किए जाने वाला पानी गर्म हो। मरीज को पानी का परीक्षण करने दें, मतलब जो पानी होना चाहिए वो गुनगुना होना चाहिए, और गुनगुने पानी को हम कहते हैं ल्यूक वार्म वाटर। क्या कहते हैं दोस्तों, गुनगुने पानी को ल्यूक वार्म वाटर। छठा, मरीज को नल और बाथरूम के सामान का उपयोग की इजाज़त दें। सातवां, स्नान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी गीली चादरें और तौलिए हटा दें। अब बात करते हैं दोस्तों बिस्तर पर जब मरीज को स्नान कराएंगे तो उसके प्रकार कौन से होते हैं। पहला है शावर। अधिकांश चलने वाले रोगी शावर लेने में सक्षम होते हैं। शारीरिक सीमाओं वाले मरीज वाटरप्रूफ कुर्सी का उपयोग कर शावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है स्वयं सहायता। कुछ रोगी बिस्तर तक ही सीमित रहते हैं और इस प्रकार का स्नान आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। तीसरा है पूर्ण रूप से बिस्तर स्नान, यानी जो स्नान करेगा वो बिस्तर पर ही करेगा। देखभाल करता पूरे शरीर को धोने के साथ उन रोगियों की मदद करता है जो बिस्तर पर सीमित रहते हैं। जहाँ रोगी का हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ पर भी उसकी मदद करनी है स्नान कराते वक्त। चौथा है आंशिक रूप से स्नान। देखभाल करता केवल उन क्षेत्रों की सफाई करता है जो शरीर में परेशानी या गंध का कारण हो सकते हैं। आंशिक रूप से स्नान मतलब जैसे हमारे आर्म पिट्स यानी हाथों के नीचे, खांक में, या फिर आप कह सकते हैं दोनों पैरों के बीच में, या उन क्षेत्रों में जहाँ पसीना ज़्यादा होता है और वहाँ से दुर्गंध आने का चांसेस ज़्यादा है। अब बात करते हैं दोस्तों जो हम बिस्तर पर स्नान कराते हैं उसका उद्देश्य क्या है। त्वचा को साफ रखना, मरीज को आराम और ताज़ा बनाए रखना। तीसरा, परिसंचरण को उत्तेजित करना, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना, और इस तरह त्वचा के माध्यम से उन्मूलन को बढ़ाना। त्वचा के माध्यम से उन्मूलन का मतलब जो है दोस्तों उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, साथ के साथ जो उसका हम कह सकते हैं जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब कोई तकलीफ ना आए उस वजह से। लाली, रेडनेस, चोट या कोई इंजरी, सूजन, स्वेलिंग, चकत्ते, रेड चेक्स या अन्य संक्रमण या कोई सेप्सिस, और बिस्तर घावों यानी बेड सोर के हिस्सों के लिए त्वचा का निरीक्षण करना है। आपको जो
त्वचा का निरीक्षण करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, वो किन किन बिंदुओं के लिए करना है। एक तो रेडनेस के लिए करना है, इंजरी के लिए करना है, सूजन यानी स्वेलिंग के लिए करना है, चकते यानी रेड कहीं चेक्स तो नहीं है, छोटे छोटे पिंपल्स तो नहीं है, अन्य संक्रमण कोई सेप्सिस तो नहीं है, या बिस्तर घाव यानी कोई बेड सोर तो नहीं है। जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, लंबे समय से बिस्तर पर रहते हैं, उनमें बिस्तर घाव हो जाते हैं। मरीज की स्वयं की छवि और भावनात्मक और मानसिक भलाई में सुधार लाना। फिर है दबाव घावों को रोकना। इसमें आगे दोस्तों, बिस्तर पर स्नान देने के लिए हमको जो उपकरण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उपकरणों की जरूरत होती है, यानी कौन कौन से टूल्स चाहिए। गर्म और ठंडे पानी की सुरई, जिनको हम जग भी कह सकते हैं। स्नान तौलिए 2 चाहिए। बड़ी चिलमची यानी बाउल, बड़ा बाउल 1 चाहिए। बिस्तर तैयार करने के लिए चादर चाहिए, शीशा चाहिए, मरीज के कपड़े। नेत्र देखभाल के लिए साफ रुई के साथ डोंगा। एक स्वच्छ ट्रे, स्टील ट्रे जिसमें निम्नलिखित हो। मुंह की देखभाल के लिए उपकरण स्पंज 2 चाहिए। साबुन और साबुन रखने वाला बर्तन। फिर उसके बाद सुगंधित पाउडर, तेल, कंघी, कपास ड्रेसिंग पैड 2, नेल कटर कवर के साथ बरसाती किडनी ट्रे और पेपर बैग दस्ताने। अब बात करते हैं दोस्तों मूलाधार की देखभाल हम कैसे करेंगे। मूलाधार का मतलब होता है पेरिनियल हाइजीन, यानी दोनों पैरों के बीच जहाँ जननांग होते हैं हमारे, उनकी देखभाल कैसे करनी है, वहाँ साफ सफाई कैसे करनी है। बाह्य जननांग और आसपास के क्षेत्र की सफाई को मूलाधार स्वच्छता कहा जाता है। मतलब जहाँ जननांग होते हैं, आपके जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, उसके आसपास की किस तरह से सफाई करना है, और वहाँ की सफाई को हम मूलाधार स्वच्छता कहते हैं। मूलाधार क्षेत्र रोगजनक जीवों के विकास के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर होता है, पसीना होता है, क्योंकि यह गर्म, नम और न अच्छी तरह हवादार होता है। हालांकि इस क्षेत्र में कई छिद्र छिद्र यानी पोर्स स्थित होते हैं। रोगजनक जीव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। खराब गंध को रोकने और आराम को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से साफ सफाई आवश्यक है। मूलाधार देखभाल जननांग, स्नान और आसपास के क्षेत्र की धुलाई है। अब इसका महत्व क्या है, यानी पेरिनियल केयर जो मूलाधार की देखभाल है, उसका महत्व क्या है। साफ सफाई रखने और मूलाधार क्षेत्र में संक्रमण को रोकने, संक्रमण यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। दूसरा क्या है, सूजन या जो स्वेलिंग वगैरह आ रही या पेन हो रहा है, उससे राहत दिलाने के लिए। तीसरा है परिसंचरण को उत्तेजित करना, यानी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना। चौथा है संक्रमण को रोकना और चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए। पांचवा है संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, स्प्रेडनेस ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं जिसको, मरीज को आराम देने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों रोगी को नहाने में मदद करना। आप जब रोगी को नहलाएंगे तो कौन कौन से इसमें चरण आते हैं, उन चरणों के बारे में बात करेंगे, यानी स्टेप्स जो आती है रोगी को नहलाने में, वो कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो एक एक करके हम उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। पहली है हाथ धोएं, सभी चीज़ों को इकट्ठा करें और पानी का तापमान जांचने के बाद बिस्तर के किनारे मरीज को ले जाएं। फिर क्या करना है, मरीज को प्रक्रिया समझानी, यानी एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। चीज़ों को मरीज के पास उनकी पहुंच के भीतर रखें, जहाँ तक उसका हाथ जाए वहाँ तक ले जानी है उन चीज़ों को। उपयोग करने के लिए स्टूल पर चादर की व्यवस्था करें, बेड साइड स्टूल कहते हैं, वो मरीज के बिस्तर के पास रखना है। मरीज को जांचें, यानी जांच किसकी करनी, त्वचा की जांच करनी है। छठा है मरीज को पूछें कि वह बिस्तर पेन चाहता है या नहीं। सातवां, सभी ऊपर के कपड़े और मरीज के कपड़े हटा दें, सिवाय एक चादर या कंबल के, और सिर के नीचे एक तकिया रखें अगर मरीज असुविधाजनक महसूस करता है। यदि मरीज को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो उसके सिर के नीचे आपको तकिया रखना है, और जितने भी कपड़े हैं वो कपड़े हटा देने हैं, और सिर्फ हॉस्पिटल गाउन पहनाना है उसको, सिवाय सिर्फ एक सिंगल कपड़ा रखना है उसके। आठवां, मरीज की ठोड़ी के नीचे तौलिया रखें, मतलब ठोड़ी के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर, जहाँ कॉलर बोन कहते हैं, जहाँ पर, वहाँ पर क्या रखना है, तौलिया रखना है। 9वां चरण है मौखिक स्वच्छता दीजिए, यानी ओरल केयर करनी है। फिर उसके बाद 10वां चरण है मरीज की आंखों का ध्यान रखने के लिए गीली रुई को चक्षु कोण के भीतर से बाहर की ओर लाएं। देखो इसमें नहलाते वक्त
मरीज की जो आंखें हैं उनमें चक्षु कोण मतलब जो आंखों के साइड वाले किनारे होते हैं उनको चक्षु कोण कहते हैं, वो एंगल्स होते हैं। तो आपको जो सफाई करनी है वो कैसे करनी है, इनर से आउटर की तरफ करनी है, इनर से आउटर की तरफ सफाई करनी है। 11वां चरण है पानी के तापमान की जांच के बाद अपने हाथ के आसपास स्पंज तौलियों को लपेटें। जो मरीज का हाथ होगा या आपका जो हाथ है उसके आसपास किसको लपेटना है, स्पंज तौलियों को लपेटना है। फिर पानी से मरीज का चेहरा धोएं, नहाने के तौलिए से चेहरा सुखाएं। मतलब 2 तौलिए लेने, पहले तौलिए से गीला करके उसको चेहरा धोना है, दूसरे तौलिए से चेहरे को सुखाना है। 12वां है स्पंज तौलिए को लें और उसे अपने हाथ में लपेटें, साबुन लगाएं, मरीज की गर्दन और कान को साफ करें। स्पंज तौलिया जो होता है यानी स्क्रब होता है, उस स्क्रब पर क्या करना है दोस्तों, साबुन लगाना है, फिर मरीज की गर्दन के पीछे और कान के नीचे उससे सफाई करनी है। साबुनदानी में स्पंज तौलिया रखें, दूसरे स्पंज तौलिए को लें और उसे पानी में खंगालें यानी पानी में डुबोएं और गर्दन और कान से साबुन, गर्दन और कान पर जो साबुन लगा है उसकी सफाई करें। फिर उसे दूसरे नहाने के तौलिए से सुखाएं। 2 तौलिए लेने हैं, पहला गीला करना है, दूसरा सुखाने के लिए। 14वां चरण है दूसरे हाथ के नीचे चादर के साथ बरसाती बिछाएं, खांक जो आर्मपिट कहते हैं सहित अंदर से बाहर की ओर बाह को साफ करना है। जिस तरह से आपने चक्षु कोणों को साफ किया था अंदर से बाहर की तरफ, उसी तरह से ये भी सबसे संक्रमित जगह जहाँ पसीना सबसे ज़्यादा होता है, तो जो आर्मपिट्स होती है, खांक होती है, उसमें अंदर से बाहर की ओर सफाई करनी है। साबुन लगाते समय परिपत्र आंदोलन का प्रयोग करें। 15वां चरण है धोएं और नहाने के तौलिए से बाजू को सुखाएं। पानी का बर्तन मरीज के हाथ के नीचे रखें और मरीज को पानी से अपना हाथ धोने दें और फिर उसे सुखाएं। दूसरे हाथ के नीचे चादर के साथ बरसाती बिछाएं और चरण संख्या 13 और 14 को वापस से दोहराएं। पानी को बदलना है। फिर 18वां चरण है नहाने के तौलिए से मरीज की छाती कवर करें, ऊपर की चादर को नाल क्षेत्र तक मोड़ें और चरण संख्या 15 को दोहराएं। जो ऊपर की चादर होगी उसको कहाँ तक, नाल क्षेत्र यानी नाभि तक मोड़ें और फिर वापस से जो 15वां नंबर का है उसको रिपीट करना है। साबुन लगाते समय परिपत्र अंग का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। विपरीत पैर के नीचे चादर के साथ बरछाती बिछाएं और चरण संख्या 15 व 16 को रिपीट करें। अब बात करते हैं चरण 20 की। दूसरे पैर के नीचे चादर के साथ बरसाती बिछाएं और चरण संख्या 15 व 16 दोहराएं। बिस्तर पर बरसाती और तौलिया रखें, उसके बाद उसके ऊपर पानी का बर्तन रखें और मरीज के घुटने मोड़ें। एक पैर पानी में रखें और उसे धोएं, तौलिए से पैर को सुखाएं और दूसरे पैर के लिए प्रक्रिया को दोहराएं और पानी को बदलें। अब बात करते हैं दोस्तों त्वचा में कौन कौन सी असामान्यताएं हमको दिखती है जब क्या करते हैं दोस्तों, उसका परीक्षण करते हैं यानी एग्जामिनेशन करते हैं। नहाने के दौरान निम्न में से किसी पर भी ध्यान दें और उसकी रिपोर्ट करें। जब आप मरीज को नहलाएंगे तो त्वचा की जांच करनी और उसमें क्या क्या बिंदु आपको देखने। पहला है तापमान। गर्म त्वचा का मतलब बुखार हो सकता है, ठंडी त्वचा का मतलब खराब संचलन हो सकता है। संवेदनशीलता, दर्द, कोमलता, खुजली या जलन। गंध, पसीने की ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पसीने की वजह से हुआ है। जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयली ग्लैंड्स होते हैं स्किन के नीचे, वहाँ से ऑयल निकलता है, उसके साथ पसीना मिलके फिर क्या करता है, बदबू पैदा करता है। बनावट यानी स्किन की जो टेक्सचर है, चिकनी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए और लोचदार या सूखी और रुखी हो। पोषण की कमी देखनी है उसमें, त्वचा की बनावट को प्रभावित कर सकता है। सूखी त्वचा या होगी यानी उसमें पोषण की कमी। त्वचा में चिकनापन लाने के लिए दोस्तों विटामिन ए, डी और ई जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको बॉडी लोशंस में अधिकतर पाया जाता है। सूजन जो है उसकी वो देखनी है, खींचा हुआ या सख्त दिख सकता है, आमतौर पर टखने या पैर या किसी अन्य लटकते हुए भाग में शुरू होता है।
चोट के साथ जुड़ा हो सकता है। त्वचा के घाव, त्वचा को देखना है तो उसमें घाव भी हो सकते हैं, चकत्ते हो सकते हैं, वृद्धि या फटना। अब इसी पर आधारित एक दोस्तों अभ्यास प्रश्न करते हैं। त्वचा में असामान्यताएं निम्न में से कौन सी है? जब आप त्वचा का निरीक्षण करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तो आपको कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज दिखेगी और किन किन बातों के बारे में हमको जानना है? पहला तापमान, दूसरा बनावट, तीसरा सूजन, चौथा उपरोक्त सभी। अभी हमने पिछली स्लाइड में बात करी दोस्तों, ये सारे बिंदु हैं वो हम त्वचा का निरीक्षण करते वक्त देखेंगे। तापमान, बनावट, सूजन, मतलब इन 3 बिंदुओं में हमको क्या दिखेगी? असामान्यताएं दिखेगी त्वचा में। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो चौथा है, उपरोक्त सभी। इसका कारण क्या है? इन सब से हम त्वचा की स्थिति प्रक्रिया करने से पूर्व जांच सकते हैं। जब आप प्रक्रिया करेंगे कोई सी भी, या नहलाएंगे या कोई अन्य प्रक्रिया करेंगे, उससे पहले इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए त्वचा की स्थिति को हम जानेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम सिड्ज स्नान की। सिड्ज स्नान गर्म उथला स्नान है जो मूलाधार को साफ करता है। मूलाधार यानी पेरिनियल रीजन, जहाँ पर आपके जननांग होते हैं, जो मलाशय यानी रेक्टम और योनि यानी वेजाइना या अंडकोश की थैली स्क्रोटम के बीच का स्थान है। सिड्ज स्नान का इस्तेमाल हर रोज की व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी जननांग क्षेत्र में दर्द या खुजली से राहत प्रदान भी कर सकता है। ये इसकी क्या है? महत्वता है कि जननांग क्षेत्र जो होता है, पेरिनियल रीजन होता है, उसमें यदि कोई पेन होता है या इरिटेशन होता है तो उससे हमको क्या दिलाता है? ये राहत दिलाता है, रिलैक्स दिलाता है। दोस्तों आपने देखा होगा अपने घरों पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो टब में बैठ के नहाते हैं, तो आप यूँ समझिए उन बच्चों को मरीज हैं और वो टब में बैठ के नहा रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से हॉस्पिटल में भी मरीज को एक बड़ा सा टब होता है, उस टब के अंदर बैठा देते हैं और पानी वहाँ पर गुनगुना होता है जिसका तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, सिड्ज बाद भी सिफारिश डॉक्टर द्वारा उन मरीजों के लिए की जाती है जिनकी हाल ही में योनि पर सर्जरी हुई है, जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, जिसके हाल ही में बवासीर शल्य चिकित्सा द्वारा हटाए गए, बवासीर जिसको पाइल्स कहते हैं उसको सर्जरी द्वारा हटाया गया है, जिसे बवासीर की परेशानी हो, जिसे मलत्याग करने में यानी फीकल पास आउट, स्टूल पास आउट करने में तकलीफ हो, उन सब मरीजों में सिड्ज स्नान दिया जाता है। किन किन मरीजों में सिड्ज स्नान दिया जाता है? ये सारे उदाहरण दे रखे हैं दोस्तों। जो दूसरा बिंदु है उसको आप ध्यान से एक बार पढ़िए, उन सारे बिंदुओं में दे रखा है कि ये सारे उदाहरण हैं कि किन किन में सिड्ज स्नान कराया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मरीज को सिड्ज स्नान देना, इसमें एक प्रक्रिया क्या रहेगी? बाथ टब साफ करना है, पानी का तापमान सेट करें यानी पानी को गुनगुना रखें, सुनिश्चित करें कि पानी गुनगुना हो, ज़्यादा गर्म ना हो। बाथ टब को पानी से 3 से 4 इंच तक भरना है। अगर आप चाहो तो पानी में सुकून देने वाली चीज़ें मिलाएं। सुकून देने वाली चीज़ें मतलब या तो आप डिटोल मिला सकते हैं या ऑयल मिला सकते हैं उसके अंदर। सिड्ज स्नान में सोखें, सुनिश्चित करें कि समस्या क्षेत्र पूरी तरह से गर्म स्नान में शामिल हो और पानी में कम से कम 15 से 30 मिनट के लिए भिगोए रखें। मतलब मरीज को कम से कम 15 से 30 मिनट के भीतर 15 से 30 मिनट उसके अंदर टब के अंदर रखना है। जब स्नान पूरा हो जाए तो मरीज को सुखा दें। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक जेडीए के तौर पर आप मरीज को कैसे तैयार करेंगे और उस मरीज को तैयार करते वक्त आप उसमें क्या मदद करेंगे उसकी। मरीज को स्वच्छता प्रदान करना शायद सभी नर्सिंग देखभाल की गतिविधियों में सबसे बुनियादी यानी सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह निसंदेह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। यह न केवल मरीज की शारीरिक ज़रूरतों के लिए एक प्रावधान है, बल्कि ये एक मरीज की भावनात्मक भलाई के लिए भावना में योगदान देता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों मुंह की देखभाल। हम मुंह की देखभाल कैसे करेंगे? अपने मुंह को साफ रखने के लिए हमें हर दिन अच्छी तरह से मौखिक स्वच्छता पर अमल करना चाहिए। हमारा मुंह एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि मुंह बाहरी वातावरण के सीधे संपर्क में होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत से बैक्टीरिया
पनपते हैं। अस्पताल में रहने के दौरान मरीज मौखिक स्वच्छता की देखभाल करने में असमर्थ हो सकता है, तो आपको सामान्य ड्यूटी सहायक के रूप में मरीज की मौखिक स्वच्छता बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। मतलब आपको जो ओरल हाइजीन है उसको बनाए रखना है। दोस्तों, इसी पर आधारित एक हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। मुंह की देखभाल क्यों करनी चाहिए, ओरल केयर हमें क्यों करनी चाहिए? पहला, मुंह में बैक्टीरिया न पनपे। दूसरा, क्योंकि मुंह द्वारा भोजन करते हैं। तीसरा, मुंह में बैक्टीरिया को पनपने दें। चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो पहला, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। मुंह में किसको नहीं पनपने देना है? बैक्टीरिया को नहीं पनपने देना है। इसका कारण क्या है? यदि बैक्टीरिया पनपेंगे तो मुंह से क्या होगी? दुर्गंध आएगी। पिछली स्लाइड में जाकर आप देख सकते हैं इसका कारण। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मौखिक स्वच्छता बनाए रखने में एक जीडी की क्या भूमिका है। जब रोगियों को ब्रश करने में मदद कर रहे हो तो कोमल, नरम और शांत आवाज में बोलें। जीभ पर ब्रश करने से बचें, क्योंकि ये बुजुर्ग रोगियों में जलन पैदा कर सकता है। आपको जो बुजुर्ग रोगी है या फिर जो बच्चे हैं, उनकी जीभ पर ब्रश नहीं करना है। उससे हो सकता है कि उस जीभ की जो लेयर है वो छिल सकती है। इसके बजाय जीभ साफ करने के लिए जीभ खुरचनी का उपयोग करें। जीभ खुरचनी कह सकते हैं या फिर अपन कहते हैं दोस्तों टंग क्लीनर। टूथब्रश के हैंडल को टेप से लपेटें, क्योंकि ये टूथब्रश को पकड़ने में आसान होता है। मरीजों को नरम परिपत्र गति का उपयोग कर खाने वाली सतह को ब्रश करना सिखाएं। आप जब ब्रश करेंगे तो दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करेंगे, ये तरीका है। रोगियों और देखभाल प्रदान करने वाले को हर 3 महीने में टूथब्रश बदलने के निर्देश दें। टाइम टू टाइम जो आपका टूथब्रश है वो आपको बदलता रहना है। यदि मरीज कृत्रिम दांत यानी डेंचर टीथ, नकली दांतों का उपयोग कर रहा है तो उन्हें हटा दें। उन्हें धीरे से चलते पानी के नीचे धोएं या एक नरम ब्रश के साथ साफ करें। विभिन्न असामान्यताओं जो मौखिक गुहा में पाई जा सकती है, उनमें त्वचा की लालिमा, मसूड़ों से खून बहना या बदबूदार सांस शामिल है। इन असामान्यताओं के बारे में तुरंत नर्स या डॉक्टर को बताएं। यदि मुंह के अंदर कोई भी घाव हो रहा है या पस हो रहा है या कोई छिल गया है तो वो तुरंत आपको आपकी जो हेड है उनको सूचित करना है। मौखिक स्वच्छता का महत्वता क्या है? मौखिक देखभाल महत्वपूर्ण है, कारण मुंह को साफ और नम रखने के लिए। दूसरा, दांतों और मसूड़ों को अच्छी हालात में रखने के लिए, ताकि उससे आपके जो दांतों की बीमारी ना हो, मसूड़ों की बीमारी ना हो, जिंजीवाइटिस नहीं हो, ग्लोसाइटिस नहीं हो। जिंजीवाइटिस नहीं हो यानी मसूड़ों में सूजन ना हो, बहुत सी बार मसूड़ों से खून आता है वो ना हो। ग्लोसाइटिस यानी जीभ में सूजन आ जाना, उसको ग्लोसाइटिस कहते हैं। भूख को उत्तेजित करने के लिए आप जब अपने ओरल केयर रखेंगे, दांतों की सफाई करेंगे, मुंह की सफाई करेंगे, तो आपकी जीभ के नीचे जो लार ग्रंथियां हैं, उन लार ग्रंथियों में से भी लार का सिक्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। संक्रमण और दांत क्षय रोकने के लिए, दांत क्षय यानी दांतों का टूटना, वो भी बचता है। बालों की देखभाल यानी हेयर केयर, बालों की देखभाल करना व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के पहलुओं में से एक है। अत्यधिक बालों को छटने की जरूरत नहीं होती और उन्हें सही से बनाए रखने के लिए होता है। मरीज के जो भी बाल गिर गए उन्हें साफ भी करना है। मरीज के बालों की देखभाल करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। बालों की देखभाल में जीडी की क्या भूमिका है? अब बात करते हैं जीडी की भूमिका यानी हेयर केयर में एक जीडी का क्या रोल है। रोगी जो स्वयं शावर ले सकते हैं उन्हें अपने बालों को नियमित रूप से धोने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शैम्पू एक विशेष एजेंट है जिसे बालों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको मरीजों को अपने बालों को नियमित रूप से शैम्पू करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि टाइम टू टाइम शैम्पू भी करते रहे, सप्ताह में 1 बार 2 बार, जिससे क्या जुएँ वगैरह ना हो, जू वगैरह ना हो। और शैम्पू बार बार करने से क्या होता है दोस्तों, जो हेयर रूट्स होती है वो भी क्या होती है, स्ट्रोंग रहती है। यदि मरीज बिस्तर पर ही रहता है तो आपको उनके बाल शैम्पू करने चाहिए और उन्हें साफ रखना चाहिए। समय समय पर बाल सही से कंघी करने और उन्हें साफ रखने में मरीज की सहायता करनी चाहिए। टाइम टू टाइम कंघी करना है, जिससे क्या होता है बाल एक दूसरे में उलझे नहीं।
शरीर के अन्य क्षेत्र जैसे बगल या छाती में अतिरिक्त बालों को चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार हटाया जाना चाहिए। जो छाती के बाल हैं या खांक के बाल हैं उनको हटाना है, क्योंकि वो हो सकता है दुर्गंध पैदा कर सकते हैं, संक्रमण पैदा कर सकते हैं। बाल और शेव नाई द्वारा ही किए जाने चाहिए। जब भी आवश्यकता हो नाई अस्पताल में बाल काटने की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों शेविंग की, कि मरीज को शेविंग कैसे करानी है और उनमें कौन कौन सी स्टेप्स होती है। पहला चरण, सबसे पहले शेव बनाने के लिए याद दिलाने की जरूरत हो सकती है, यानी मरीज को बताना है कि हम शेव करने वाले हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। यदि मरीज पहले से ही बिजली के रेजर का उपयोग करता है तो वह अपेक्षाकृत लंबे समय के लिए शेविंग रख सकता है, क्योंकि इसमें कम निपुणता की आवश्यकता होती है और यह सुरक्षित है। दूसरा चरण, यदि मरीज खुद रेजर से काटना शुरू करता है तो इसका मतलब है कि हजामत बनाने की जरूरत हो गई है। तीसरा, आदमी के शेव के क्षेत्र को गीला करें पहले, फिर उसके बाद कपड़े का प्रयोग करें और शेविंग क्रीम लगाएं। सबसे पहले उसको गीला करें ताकि बाल नरम हो जाए, फिर उसके बाद उस पर शेविंग क्रीम लगाएं। चरण चौथा, उस दिशा में हजामत करें यहाँ बाल छोटे स्ट्रोक का उपयोग कर बढ़ते हैं। मतलब जो आपको शेविंग करनी है वो सीधे तरीके से करनी है, कभी भी रेजर को उल्टा नहीं घुमाना है। संवेदनशील क्षेत्रों पर कोमलता से शेव करें। संवेदनशील क्षेत्र मतलब जैसे होंठों के ऊपर हुआ या होंठों के आसपास का जो क्षेत्र हुआ वो क्या हुआ, संवेदनशील क्षेत्र हुआ। या फिर जो आपका किनार हुई, ये जो जबड़ा हुआ, जो कहते हैं जिसको जबड़ा, उस जो की जो किनार होती है जबड़े की, वहाँ पर भी आपको आसानी से या धीरे से शेव करना है। चरण पांचवा, ताजे गीले कपड़े से धोएं और फिर उसकी त्वचा को सुखाएं। बाद में शेव लोशन लगाना वैकल्पिक है। शेव करने के बाद त्वचा को सूखने के बाद जो आफ्टर शेव लोशन होता है वो लोशन लगाना है, ताकि कोई भी पिंपल वगैरह ना उभरे। और कोई भी छोटा मोटा कट लग जाता है तो उस कट में क्या इन्फेक्शन होने की चांसेस है, तो उसको हम प्रिवेंट करें। छठा चरण है, बिजली के रेजर के साथ आप पूर्व शेव लोशन लगाना चाहेंगे, जो विशेष रूप से बिजली के रेजर के लिए ही बना होता है। परिपत्र गति का प्रयोग करें। अब बात करते हैं हम दोस्तों नाखूनों की देखभाल, नेल केयर कैसे करनी है। नाखूनों को छोटे और साफ रखे जाने चाहिए, क्योंकि वे गंदगी और कीटाणुओं को इकट्ठा कर लेते हैं। गंदी उंगली और नाखून संक्रमण फैला सकते हैं और आप जब भोजन करते हैं तब भी नुकसानदायक साबित है। चरण पहला क्या है, इसमें हाथ धोएं और चीज़ों को आसान पहुंच के भीतर रखने की व्यवस्था करें। दूसरा चरण, मरीज को कुर्सी पे बिठाएं, यदि संभव हो तो मरीज के पैरों के नीचे डिस्पोजेबल चटाई बिछाएं और मरीज को गोपनीयता यानी प्राइवेसी प्रोवाइड करें। तीसरा है, चिल मच्छी को गर्म पानी से भरें, डोंगे को गर्म पानी से भरें, बाउल को। चिल मच्छी को डिस्पोजेबल चटाई पर रखें, यानी मैकिंटोश रबर सीट पर रखें, या फिर डिस्पोजेबल सीट यानी टिश्यू पेपर जैसा आता है उस पर रखें, और मरीज को चिल मच्छी में पैरों को रखने में मदद करें। चरण चौथा, 5 से 10 मिनट के लिए पैर भिगोएं, फिर उसके बाद यदि आवश्यक हो तो दोबारा पानी को गर्म करें। पांचवा चरण, नाखूनों को नेल कटर यहाँ तक कि बिस्तर का उपयोग कर सीधे काटें। सॉरी, बिस्तर का उपयोग नहीं, नेल फाइलर का उपयोग कर। फाइलर का इस्तेमाल कर बिना किसी नुकीले कोनों के नाखूनों को गोल और चिकना करें। सातवां चरण, हाथों की उंगलियों के नाखूनों की तरह पाँव के नाखूनों को ट्रिम और साफ करें। आठवां चरण, दस्ताने निकालें और उन्हें ठीक से फेंक दें। अब ये दोस्तों कि हमें मरीज को कपड़े कैसे पहनाने। मरीजों के अस्पताल में रहने के दौरान संभव है कि मरीज अपने कपड़े की जरूरत का प्रबंधन स्वयं करने में असमर्थ होता है। कुछ मामलों में मरीज कपड़े पहनने में बहुत कमज़ोर होते हैं, जैसे फ्रैक्चर पेशेंट हो गए तो वो कपड़े नहीं पहन सकते हैं, तो हमें ही कपड़े पहनाने और उसकी सहायता हमको करनी है। इसके अलावा अगर मरीज विभिन्न चिकित्सा प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा हो तो उसे प्रक्रिया की जरूरत के अनुसार कपड़े पहनने की जरूरत होती है। अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो अस्पताल में कपड़ों के प्रकार होते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात करी, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनाए जाते हैं विभिन्न प्रक्रिया में। तो उन कपड़ों के प्रकार क्या होते हैं? पहला होता है मूल अस्पताल गाउन, दूसरा होता है अलगाव गाउन, तीसरा होता है बच्चे का गाउन और चौथा होता है नर्सिंग गाउन।
तो आइए हम बात करते हैं एक एक करके इन सब की। तो पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है मूल अस्पताल गाउन। और ये होता क्या है? मूल अस्पताल गाउन सबसे आम प्रकार का होता है और उन रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके शरीर के ऊपरी हिस्से की जांच होनी होती है, यानी नाभि से ऊपर का जिसका परीक्षण होना होता है, उनमें ये मूल गाउन पहनाया जाता है। ये गाउन मरीज के द्वारा नियमित रूप से पहना जा सकता है, मरीज खुद पहन सकता है और ये बहुत विशाल और आरामदायक होता है। दूसरे नंबर का है अलगाव गाउन। अलगाव गाउन उन मरीजों द्वारा पहनाया जाता है जिन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है, यानी कोई स्त्राव वगैरह होता है, कोई डिस्चार्जेज होते हैं उनमें, मान लिया कोई वेजाइनल डिस्चार्ज हुआ या फिर उनके शरीर के ऊपर कोई पिंपल वगैरह हुए जिनमें से पस निकल रहा है, निरंतर पस निकल रहा है, तो उनको अलगाव गाउन पहनाया जाता है। जिनमें शरीर के तरल पदार्थ का स्त्राव होता है, यानी पिंपल में से पस निकल रहा हो, फोड़े हो गए हों, बड़े बड़े छाले हो गए हों, या मरीज जिनके शरीर संक्रमण के प्रति असंवेदनशील होते हैं, उनके लिए अलगाव गाउन सबसे अच्छा विकल्प है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो है बच्चे का गाउन। बच्चा गाउन बच्चों के लिए तैयार किया जाता है और उनके आमतौर पर कार्टून और चित्र बने होते हैं ताकि बच्चा उनको देखते रहे और मनोमित हो सके। ये बच्चों को आरामदायक और आनंददायक बनाने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें जो लास्ट है चौथा, वो है नर्सिंग गाउन। नर्सिंग गाउन एक विशेष प्रकार का गाउन होता है जो नर्सिंग माँ, यानी जो माँ बच्चा पैदा कर चुकी होती है, डिलीवरी करने के बाद जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती 6 महीने तक, उनके लिए ये नर्सिंग गाउन होता है जो बच्चे को दूध पिलाने की सुविधा के लिए बनाया जाता है। वह गाउन ऐसा होता है जिसमें बच्चा फंस जाता है, माँ उसको पहन लेती है, बच्चा उसमें फंस जाता है और फिर आराम से स्तनपान माँ उससे करा सकती है। इसी पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों कि अस्पताल में कपड़ों के कितने प्रकार होते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, कोई कठिन नहीं है। अभी तक हमने 41 से लेके 45 स्लाइड में यही पढ़ा है दोस्तों कि 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये वापस से देखते हैं। पहला है मूल अस्पताल गाउन, दूसरा है अलगाव गाउन, तीसरा है बच्चे का गाउन और चौथा है नर्सिंग गाउन। तो इसमें कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। कारण क्या है? यही कारण है। और ये अलगाव गाउन आपको, अलगाव गाउन है या मूल अस्पताल, बच्चे का गाउन, नर्सिंग गाउन, ये आपको हर अस्पताल में मिल जाएंगे और अलग अलग विभिन्न प्रक्रियाओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मरीज को कपड़े पहनाने में एक जीडीए की क्या भूमिका होती है, क्या जिम्मेदारी होती है। मरीज के द्वारा किस तरह के कपड़े पहने जाएं, इसके संबंध में डॉक्टर या नर्स से आपको पूछना है। कपड़े पहनाने के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है कि मरीज को कपड़े पहनाते हुए किसी भी चोट या बेचैनी से उसको बचाना है। मरीज को कपड़े पहनाने से पहले अवश्य हिदायत देनी है, उसको बताएं आप कि हम आपको कपड़े पहनाने वाले। इससे पहले कि आप मरीज के कपड़े बदलने शुरू करें, उन्हें वह प्रक्रिया समझाएं जिसका आप पालन करेंगे और उन्हें बताएं कि कपड़े बदलते समय क्या करने की जरूरत होती है। मरीज जिसे सदमा लगा है उसके शरीर का एक हिस्सा क्या हो जाता है दोस्तों? कमज़ोर हो जाता है। ऐसे मरीजों को हिदायत दें कि पहले कमज़ोर हिस्से के कपड़े उतारें, जबकि पोशाक पहनते हुए ये मजबूत पक्ष से पहले शुरू किया जाना चाहिए। दोस्तों इसमें उल्टा है कि जब आप कपड़े उतारेंगे तो जो सबसे कमज़ोर हिस्सा होगा वहाँ से पहले कपड़े उतारेंगे, उसके बाद मजबूत हिस्सा। लेकिन पोशाक पहनते वक्त क्या करना है? जो मजबूत हिस्सा होगा आपका, जो सही हिस्सा है, जो सही बॉडी पार्ट है, उस पर पहले कपड़े पहनने, बाद में कमज़ोर पक्ष में पहनने। आगे है खराब रक्त परिसंचरण मरीज को ठंडा बना सकता है, इसलिए हो सकता है कि आपको मरीज को गर्म रखने के लिए स्वेटर पहनाने की ज़रूरत होती है। बहुत सी बार क्या होता है कि जो हाइपोथर्मिक पेशेंट होते हैं या जिनका तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, उनको कहते हैं हाइपोथर्मिक पेशेंट। उनमें क्या होता है, बहुत सी बार स्वेटर पहनाने की ज़रूरत होती है ताकि हीट लॉस ना हो, ऊष्मा का बाहर ना निकले ऊष्मा। मरीज को जूते या चप्पल पहना कर रखें, सुनिश्चित करें कि जूते फिसलन भरे ना हो, स्लिपरी ना हो। कोशिश करें और मरीज को अपने कपड़े खुद पहनने दें, इससे उन्हें अपने दम और अपनी गतिविधियों का प्रबंधन
करने में मदद मिलेगी। उससे धीरे धीरे जो उनकी डेली केयर एक्टिविटीज़ होगी उनमें वो निपुण हो जाएंगे। तो दोस्तों, लेंदी तो ज़रूर था, पर प्रैक्टिकल नॉलेज को यदि देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ था। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। घंटे भर की वीडियो हैं, लेकिन डरिए मत, इनको देखिए और इनसे बहुत कुछ सीखिए। तब तक के लिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर वही एक छोटी सी बात कहूँगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून गाइज। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार कीजिए और इन वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं और हमारे सोनी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड की ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस से जुड़े रहें। हमारे चैनल को फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, सी यू सून गाइज।